यहाँ एक पॉइंट मास है, एक रॉड है, तो हम क्या नहीं लगा सकते, F बराबर GM1 M2 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है और यहाँ पर एक मास पॉइंट नहीं है, यूनिफॉर्म मास है। तो लेट्स बिगिन। कैसे करते हैं, तुम्हें याद किया जाएगा। इसको पॉइंट मास मान लो एक छोटा सा मास है पॉइंट मास DM, इसका हमने छोटा सा मास काट लिया, बड़ी सी रॉड है, छोटा सा मास काट लिया DM, और इस मास की जो डिस्टेंस है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस की होगी इसकी, वो हमने कितनी मान ली, DR। अब D क्या होता है तुम्हें पता है, D छोटा से छोटा, मैथमेटिक्स का है ना, DM मास है, DR इसकी छोटी सी डिस्टेंस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मास है ये यहाँ से R डिस्टेंस पर है, किससे, M वाले से। तो अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं GM1 M2 अपन R स्क्वायर। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों मास पॉइंट मास है। तो लगाओ फॉर्मूला, छोटा सा ही फोर्स होगा, DF लिख दिया उसको, GM1 M2 अपॉन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये कि हमें DM तो पता ही नहीं कितना, हमें तो कैपिटल M पता है, तो यहाँ से DM निकालने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालो, 1 सेंटीमीटर का मास कितना, तो DR सेंटीमीटर का कितना, याद आ गया, पहले क्या हमने बहुत सारा। तो स्मॉल m ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, तो हो गया टोटल मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। इसको बोलो 1 सेंटीमीटर का मास है स्मॉल m, तो DM कितने सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है, तो DR सेंटीमीटर का मास कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का m अपॉन l, तो DR सेंटीमीटर का m अपॉन l इंटू DR। बताओ समझ में आई बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 7 चैप्टर में पूरी ये बात चलेगी। क्लियर है बात या नहीं? 1 सेंटीमीटर का मास m अपॉन l, तो DR सेंटीमीटर का कितना, m अपॉन l इंटू DR, रख दो वैल्यू, तो DF हो गया GM1 मतलब m अपॉन R स्क्वायर, और DM की वैल्यू ये रही m अपॉन l इंटू DR। अब सोचो इनमें क्या चेंज हो रहा है, क्या चीज बदल रही है इन सब चीजों में, देख के बताओ। M की जगह DR, क्या G बदल रहा है, वो तो सवाल ही नहीं उठता। स्मॉल m वो भी नहीं सवाल उठता, कैपिटल M L लेंथ ऑफ रॉड वो भी नहीं बदल रही, तो लेंथ तो L है, तो है R बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। जब हम इस मास को जोड़ेंगे, DM यहाँ खिसक गया, R बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, DM यहाँ खिसक गया, तो R की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही, नहीं DM क्या है, DM तो छोटा सा मास है, यहाँ भी सकता है, M सकता है, M सकता है, सबको जोड़ना है हमें। खाली DM की वजह से निकालना है कि टोटल रॉड की वजह से निकालना है, टोटल रॉड की वजह से निकालना है, तो खाली DM से तो निकालना नहीं, R बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, सीधा निकालना। यहाँ इंटीग्रल करते हैं भाई, DF छोटा सा फोर्स है, उससे बड़ा फोर्स निकालने के क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो पहले तो फोर्स 0 to F हो गया। अब बताओ R कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, तो आंसर है यहाँ से शुरू हुआ है, देखो DM 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 और यहाँ तक चल रहा है काम। तो ये बताओ कितना है डिस्टेंस है, D से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, D प्लस L या L प्लस D। नहीं समझे, फिर से एक बार देख लो, बताओ नहीं आया। DR कहाँ से कहाँ, देखिए R कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, यहाँ से, यही तो शुरू हुई ना रॉड, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, D से L प्लस D, यहाँ से लेंगे ना डिस्टेंस, तो R देखो कहाँ से ली गई है, पहले मास से, D से लेकर L प्लस D। इज दैट क्लियर, सो मच। तो DF का हो गया F, G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, कैपिटल L कांस्टेंट है, R स्क्वायर ऊपर जाके हो गया R की पावर -2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, x की पावर n के इंटीग्रेशन का, r की पावर नहीं, r की पावर बस, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x की पावर n+1 अपॉन n+1, बस खत्म। होशियार बच्चे तुम सारे। GM1 M2 अपॉन L, R की पावर -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -1, तो एक -1 बाहर लिख दिया और R की पावर -1 को 1 अपॉन R लिख दिया, इतना करना आना चाहिए, नहीं आया, आ गया, R की पावर -1 अपॉन -1 ये रहा, R की पावर -1 को 1 अपॉन R लिख दिया, समझे। लिमिट लगा लो कहाँ से कहाँ तक, D से L प्लस D, और अब मैं छोड़ भी दो तो तुम कर ही लोगे। GM1 M2 अपॉन L अपर लिमिट 1 अपॉन L प्लस D, लोअर लिमिट 1 अपॉन D, LCM लेके सॉल्व कर देना, छोड़ देना आंसर। आगे बात समझ, यस वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन समझना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
कांस्टेंट, जो जी की वैल्यू न्यूटन ने निकाली 6.67 10 टू द पावर -11, वो कैसे निकाली गई? तो वो ऐसे निकाली गई। दो मास लिए गए भारी भारी से लेड के। लेड के क्यों? लेड बहुत भारी होता है, ठीक है, लेड मेटल होता है, बहुत भारी होता है। तो लेड के दो मास लिए M1 M2, इन दोनों को एक रोटेटिंग रॉड से चिपका दिया, ठीक है। और जब इनके पास में एक और रॉड लाई गई जिसके भी दो मास, जिसके एंड पर भी दो मास लगा दिए, ऐसे करके दोनों ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास पास है। तो भारी भारी मास थे, दोनों ने आपस में क्या करा होगा? अट्रैक्ट करा होगा। ऐसे इन दोनों ने क्या करा होगा? अट्रैक्ट करा होगा। ये ऐसे करके थोड़ा सा रोटेट हो गया। आगे बात समझ में? अट्रैक्ट करा होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा कि नहीं? ये वाले अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ये वाले अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो इस तरह से रॉड थोड़ी सी रोटेट हो गई। ये जो एंगल था जितना रोटेट हुई, लेजर से नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? उस समय तुम बताओ। एंगल ये किससे नाप लिया जाए? नाप लिया गया लेजर लाइट से, एंगल नाप लिया कितनी रोटेट हो गई। मिरर पर होता है वो, मिरर पर देखते हैं और लेजर डालते हैं तो ये एंगल नाप लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एंगल थीटा पाया गया, जितना घूमी वो कितना एंगल घूम गई? थीटा। अब देखो एक नई चीज तुम्हारे लिए है, टॉर्क। ये नाम तुमने सुना नहीं होगा, सुना है? पेपर में दिया था, 10th क्लास में सच में दिया था एमसीक्यू में। तो देखो टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जो भी कोई चीज घूम रही है ना, वहां फोर्स नहीं लगता, वहां क्या लगता है? टॉर्क लगता है। सर मोटर में हर चीज जो भी घूम रही है, मोटर, पंखा, बिजली, जो भी चीज। आगे बात समझ में? जहां भी जो भी चीज घूम रही है, नल की टोटी, डोर, घूमता है कि नहीं घूमता इस एक्सिस के अबाउट? तो जब भी कोई चीज रोटेट कर रही है तो वहां फोर्स नहीं लगता, वहां क्या लगता है? टॉर्क लगता है। और इस पूरा 7 चैप्टर इस टॉर्क पे बेस है, लेकिन अभी सुन लो मोटा मोटी बात, जो इस तक यहाँ तक काम चल जाए। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखोगे इतनी बार? क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके अबाउट भी घूम रहा है। मान लो जैसे ये चीज है, एक पेन लगाना है ऐसे लगा दो, जैसे मान लो घूम रहा है, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स है। क्लियर है? तो बताओ टॉर्क कितना हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट। आई बात समझ में? यस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये टॉर्क होता है। इतनी बात याद रखोगे? अभी रुक जा, लिख लो नाम से। ठीक है, तो ये हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क मानेंगे इसका हमें कुछ बात पता है। क्या पता है? कि पर यूनिट एंगल मान लो जो टॉर्क है वो के है, ये भी पता है, जो भी रॉड लगाई उसका हमें पता है कि पर यूनिट एंगल जो टॉर्क है वो के है। पर यूनिट एंगल में कि अगर 1 डिग्री या 1 रेडियन घूमेगा तो के टॉर्क है, 2 रेडियन घुमा तो, 3 रेडियन घुमा तो, थीटा रेडियन घुमा तो थीटा के, 1 रेडियन घुमा तो के, 2 घुमा तो 2 के, थीटा घुमा तो थीटा के। तो टॉर्क कितना भी हो गया? थीटा इंटू के। आई बात समझे? के क्या है? के कोई कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? टॉर्क पर यूनिट एंगल। 1 डिग्री एंगल में, 1 रेडियन एंगल में इतना टॉर्क डेवलप होता है, ये हमें पता है बात है, ठीक है। तो थीटा घूम गया मान लो, तो कितना हो गया डेवलप? थीटा इंटू के। फोर्स का फॉर्मूला बता दो, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर? देखिए बताओ यहाँ से, मान लो कि रॉड की लेंथ l है तो कितनी हो गई? l। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से आप g की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बताओ g की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा के r स्क्वायर, जो कि l ही है, रॉड की लेंथ ही है, अपॉन m1 m2 l। निकल गई g की वैल्यू। थीटा तुम्हें पता है कितने डिग्री घूमा, तो नाप भी लोगे ना, लेजर इसलिए तो लगा रखा है। के तुम्हें पता ही है कि 1 डिग्री में कितना आएगा, कांस्टेंट है। r तुम्हें मतलब लेंथ ऑफ रॉड, अच्छा इसकी जगह भी r रख दो, l रख दो, ये भी लेंथ ऑफ रॉड ही है, कुछ नहीं, ठीक है। ना ना ना, ये लेंथ ऑफ रॉड है, एक सेकंड, ये डिस्टेंस ये है दोनों मास के बीच में, समझे ना? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो r क्या होता है? दो मास के बीच की डिस्टेंस, तो ये r अलग है, ठीक है, वो भी हमें पता ही है, कोई बात। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच की। हाँ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये l तुम्हें पता है क्या है? ये रॉड की लेंथ है। आगे बात समझ में पूरी? तो यहाँ से g निकल के आ गया क्या? थीटा तुम्हें पता है, k तुम्हें पता है, r तुम्हें पता है, कितने डिस्टेंस पे रखे थे मास, m1 m2 पता ही है, रॉड के मास कितने कितने लिए तो तुम्हें पता ही है, और l लेंथ ऑफ रॉड पता है। ये सारी वैल्यू की, सारी क्वांटिटीज की वैल्यू रख के g का आंसर यहाँ से निकाला गया। न्यूटन ने निकाला था, किसी और ने निकाला था एक्सपेरिमेंट में। आई बात समझ?
सिंपल सी बात है वैसे, लेकिन ये थोड़ी से टर्म जो आगे नए वो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे। टॉर्क आ गया तो टॉर्क समझ में आ गया, कुछ खास नहीं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कब लगता है टॉर्क? जब भी कोई चीज घूमती है टॉर्क लगता है, तो घूमी तो ऐसे करके इसलिए टॉर्क लगती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फोर्स में बताया G m1 m2 अपॉन r, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दिख रही है रॉड की लेंथ l। क्लियर है? नोट कर लो। क्या नोट कर लो? जो बोलोगे। रुको पहले डायग्राम में दूसरा बनाता हूँ। ये दोनों मास m1 मान लो और ये दोनों मास m2, ठीक है? इनके बीच की डिस्टेंस r और ये लेंथ l। ये बना लो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। लिख दिया? नाम तुमने सुना है जी का? ये होती है, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू वेक्टर, ब्रैकेट में स्मॉल जी भी लिखो। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आई 9.8, ये सब बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कैसे वेट बराबर हम mg लिख देते थे, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। देखो अर्थ होती है अपनी सुंदर सी, और अर्थ की सरफेस के आसपास, अर्थ की सरफेस के आसपास मान लो एक मास m है, मतलब हम है, और ये जो है अर्थ का मास है, इसको हम मानते हैं m। मास ऑफ अर्थ हो गया me, ये क्या हो गया स्मॉल m, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग लगभग re के बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर है re के लगभग? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सरफेस के बहुत पास है, सरफेस के बहुत पास है, तो ये डिस्टेंस तो मायने नहीं रखती। r की जो रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इतनी अर्थ की रेडियस होती है 6400। ये कितनी होगी 100 मीटर 200 मीटर, हमारे तो फिलहाल तो 0 मीटर तो अर्थ पे खड़े। आई बात समझे? तो ये डिस्टेंस लगभग कितनी हो गई, रेडियस ऑफ, ये बात समझ में कि नहीं समझ? तो अब बताओ अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही है, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने साफ साफ दिखाया था कि जब भी स्फीयर की बात चले तो डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, सेंटर टू सेंटर। इसकी डायमेंशन तो नेग्लिजिबल है, अर्थ की तो है, ठीक है? हाँ, तो F बराबर क्या भी होता है न्यूटन के हिसाब से, ma। बहुत बढ़िया, बराबर रख दो, ma बराबर G me m अपॉन re स्क्वायर। m से m मर गया, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, G me अपॉन re स्क्वायर। और ये a क्या है, एक्सेलरेशन, किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम स्पेशल सिंबल g से लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। कैसे पता कांस्टेंट? हम इसको कैसे पता कांस्टेंट है, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, me मास ऑफ अर्थ वो तो बदलता है नहीं, और रेडियस भी कोई बदलने वाली है नहीं, आई बात समझ में, इसीलिए कांस्टेंट है, ठीक है? G me अपॉन r स्क्वायर, तो इसको a को रिप्लेस कर देते हैं g से, मतलब रिवाज है लिखने का, ठीक है? तो ये कितना हो गया, G me अपॉन r स्क्वायर, और जब सबकी वैल्यू रख दोगे, g की वैल्यू कितनी है 6.67 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ होता है कुछ मुझे याद है 6 × 10 टू द पावर 28, ठीक है? मुझे रटने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे याद है पढ़ाते पढ़ाते। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ों की जब वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आती है 9.8, आएगा समझ में? और इसे 10 भी लिखते हैं ना, 10 अप्रॉक्स लिख देते हैं, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, जल्दी बताओ, यस सर, समझ में आ गई बात? तो ये g की वैल्यू आती है 9.8। और अब देखो वेट कैसे आएगा, बताओ इसका वेट कितना होगा, इस इंसान का, गधे का, जो भी है जिया का इंसान, एक इंसान नहीं नहीं, एक इंसान, एक गधा और एक जिया, तीन अलग अलग लोग हैं, तो गधा नहीं हो तुम, इंसान और जिया अलग कैसे हो गए? ऐसा ही होता है जरूरी बोलना। देखो बात खत्म हो चुकी थी, तो
इसका वेट कितना होगा जल्दी से बताओ। तो मैंने वेट बता रखा है जितना ये अर्थ इस पर फोर्स लगा रही होगी। जो भी बॉडी या जो भी सरफेस किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है वही तो उसका वेट होता है। जैसे पानी में हमारा वेट क्या n नॉर्मल रिएक्शन कि वो रिएक्शन कितना लगा रही है, ऐसे ही अर्थ पर इस चीज का क्या वेट होगा कि अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा, कितना लगा रही है, इतना लगा रही कि लगा रही। तो बताओ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हुआ, G m r स्क्वायर। और बताओ ये स्मॉल g तो नहीं होता नहीं, तो कितना आंसर आ गया, यहाँ से आता है वेट का फॉर्मूला mg। आ गई कहानी पूरी समझ में, नहीं सिंपल। ये बोला है कि अर्थ पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है, और एक और प्लेनेट पर मान लो g डैश है, तो g डैश और g में क्या संबंध है, जबकि जो वो दूसरा प्लेनेट है उसका जो मास है ना वो अर्थ का डबल है, और उसकी जो रेडियस है वो भी अर्थ की डबल है। आगे बात समझ में, चलो एक भी बता देता हूँ, क्या कर लोगे सर एक बार बोलना सर क्वेश्चन। उसमें हाँ, हाँ। सरफेस सेम ही रहेगी। सरफेस पे ही बोला है, Same ही सरफेस पे ही सेम नहीं रहेगी, सुन लो ध्यान से, उसमें स्क्वायर भी आता है, तो 2 का स्क्वायर कल भी मैं हाँ हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, देखते हैं। हाफ। तो g की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है, g me अपॉन r स्क्वायर, तो अर्थ पर होती है, इसकी बात तो छोड़ दो। अब g डैश ऑन दैट प्लेनेट g me की जगह 2me अपॉन 2re का होल स्क्वायर, तो कितना आंसर आया 2gme अपॉन 4r स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो साफ साफ दिख रहा है g डैश इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, हाफ। ये हाफ है, ये जी है, जी है ये। मैथ नहीं आती तभी ऐसे g बाय 2, तो हाफ हो जाएगा, हाफ में हो जाता मैंने। ठीक है। m नॉट अपॉन R by r स्क्वायर, तो d बाय 2, r बाय 2 d बाय 2, g बराबर क्या हो गया g m e की जगह m नॉट दे रखा है उसने, और r कैसे निकालोगे d नॉट बाय 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया ना 4g m नॉट अपॉन d नॉट, तो बकवास है, ठीक है कर लोगे। अगला हेडिंग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं एक मिनट, क्या लिखा, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन लिख दो, एक्सेलरेशन इज अफेक्टेड, एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा करो, हाँ ACCL ऊपर एन लगा, एक्सेलरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, एक्सेलरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्नलिखित फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। इससे देखो। क्या वो भी देखो एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देते हैं, ध्यान से समझो, g बराबर क्या था g me अपॉन r स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं कि 9.8 है, ये तो मुंह कर रहे कैसे लोगे, एक बार खुल के हंस ले चलो, फिर बाद में पढ़ाएंगे नाम से, सारी हंसी बाहर फेंक दी। सर इसमें ऐसा लग रहा है लड़ाई के लिए भेज रहे हैं। हो गया तुम खत्म। तो देखो g की वैल्यू हो गई g me अपॉन r स्क्वायर, तो पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, क्यों लग रहा है, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, कैपिटल G मतलब, me वो तो बदलना नहीं, r भी वो भी कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन हमें एक गहरी बात पता है, क्या गहरी बात पता है कि अर्थ जो होती है उसका शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं होता। थोड़ा सा चपटी होती है, ओवल नहीं कहना, थोड़ी सी चपटी होती है, कहाँ से, पोल से, पोल से थोड़ी सी इस तरह से, संतरे के आकार की, है ना, तो उसे ऑरेंज शेप बोलेंगे। हाँ कह सकते हैं, कहाँ से होता है? ध्यान से देखो संतरा ऊपर से ऐसे होता है फ्लैट, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ठीक होता है तो मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, और नीचे से भी थोड़ा सा, इतना ही थोड़ी सी अर्थ होती है, आगे बात समझ में। Yes, sir. तो क्या r कांस्टेंट हो गया फिर जब ऐसी शेप है, तो ध्यान से देखते हैं, ये इक्वेटर है ना, ये तो इक्वेटर है, हाँ, तो ये देखो यहाँ r, और यहाँ देखो पोल पे यहाँ r, हाँ, और change हो जाएगी। यहाँ देखो बदल रहा है कि नहीं हर जगह, कहाँ सबसे ज्यादा है r की वैल्यू, Equal. ज्यादा इक्वेटर पर, देखा है इक्वेटर पर सबसे ज्यादा,
और सबसे कम पोल पोल पर सबसे कम। तो समझ जाओ बात को, क्या बात समझ जाओ कि r की वैल्यू पोल पर सबसे कम है, इसलिए ग्रेविटी पोल पर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा है। यूनिवर्स है ना, इक्वेटर पर r की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इक्वेटर पर g की वैल्यू सबसे कम है। तो जो 9.8 आंसर निकाला ना हमने, ये कहाँ निकाला था? इक्वेटर पर। पोल पर 10 आता है आंसर। तो जब जो साइंटिस्ट लोग पहली बार पोल पर गए थे तो उनको चलने में दिक्कत आ रही थी, क्यों आ रही थी पता लग गया वो? अच्छा क्यों दिक्कत आ रही थी? तो हाँ, चलने में क्या दिक्कत आई? मतलब एक वैलिड सवाल है ऐसा। चढ़ाई हो रही थी ऊपर। चढ़ाई कहीं हो रही है, चढ़ाई पहाड़ थोड़ी। सिंपल पोल है और पोल पर फ्लैट ही चल रहे थे। वहाँ पे ऐसे पैर उठाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे ज्यादा gravity। वहां पर ग्रेविटी ज्यादा थी, ये तो बात तय है। अब ग्रेविटी से चलने का क्या लेन देना? देखो मैं बताता हूँ, चलते कैसे हैं, नहीं चलते कैसे हैं, कैसे मतलब क्या प्रोसेस क्या है? पैरों से। नहीं इस बेसिक बात से शुरू करेंगे। सही बात है, पैरों से चलते हैं। तो क्या हम सिर्फ पैरों से चलते हैं या कुछ कंट्रोल है, कंट्रोलर है, माइंड है कि नहीं? माइंड बिना पैरों से चल लोगे? सब चल लोगे? बताओ। जो आदमी पी लेता है दारू, पैर तो उसके भी हैं लेकिन चल तो नहीं पा रहा वो, क्यों नहीं चल पा रहा बताओ? सर वो थोड़ा तो तुमने सब पढ़ा है, वो सेरिबेलम वेलम वो कंट्रोल करता है बॉडी पोस्चर को चलाने को, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है अल्कोहल से, तो वो कनेक्शन फेल हो गया। तो तालीम पढ़ा मिलेगा। आगे बात समझ में? ये बात समझ में आई नहीं देता हूँ। तो चलने का मतलब सिर्फ पैरों से नहीं है, माइंड से मतलब है मेरी। बच्चा नहीं चल पाता, फिर बड़ा होता है, फिर चल देखता, क्यों? क्या उसमें जान के बचपन में है ट्रेनिंग नहीं है, दिमाग को पता नहीं कि चल भी सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये मैंने इतनी कहानी तुम्हें इसलिए बताई ताकि मैं पोल की कहानी समझा सकूं। तो हमारा जो दिमाग है वो कैसे ट्रेंड है? जो इक्वेटर पर रहते हैं लोग, उनका कैसे दिमाग ट्रेंड है? इक्वेटर पर चलने के लिए। हमारा दिमाग यहाँ के लिए ट्रेंड है ना। हमें पता है कि बोतल वाला एग्जांपल बताता हूँ। ये बोतल देखो भरी हुई है, इसको उठाओ, एक खाली बोतल में एग्जैक्टली यहाँ रख दूँ, और गलती से तुमने बहुत किया हुआ है, गलती से खाली कितनी हो गई, देखा ना सीन? देखा है कि नहीं देखा? गलती से खाली बोतल उठ गई, हमने सोचा कि भरी हुई थी, तो हमने फोड़ चालू लगा दिया। कैसे लगा? आई बात समझी नहीं? तो हल्की थोड़ी है वो, है ना? खाली लाफिंग गैस डाले। तो बात सुनो, तो बात समझ में आई कुछ? तो माइंड जो चलने की ट्रेनिंग है कैसे होती है? दिमाग से। हमें क्या पता है? हमें पता है, हमें मतलब दिमाग को क्या पता है कि भाई इतना फोर्स लगाना है पैर उठाने के लिए। अब इक्वेटर पर गए तो अभी तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है mg, यानी कि m तो मास तो फिक्स है मेरा जो भी है, g की वैल्यू इक्वेटर पर कितनी? 9.8, तो 9.8 m इतना फोर्स लगाना पड़ रहा था। अब इक्वेटर पर गए तो इक्वेटर पर m तो उतना भाई, m तो नहीं उतरता। g की वैल्यू कितनी हो गई? 10, तो अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10। अब पहली बार 10 लगाया तो अजीब सा लगेगा ना, पहले तो 9.8 m लगाते थे पैर उठाने के लिए, अब वही पैर उठाने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है? 10। समझ में? चलने में दिक्कत क्यों? हाँ, पहाड़ों पे जाते हैं तब भी दिक्कत होती है। वहाँ और भी दिक्कतें हैं। वहाँ दिक्कतें क्या है? बॉडी पोस्चर, जो पोस्चर है हमारा वो हमें ऐसे चलने के आया था, और ये क्या है? नहीं चल रहे पहाड़ पे, समझ रहे हो कहानी? ऐसे 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 तो कोई बंदर थोड़ी है ये पहाड़ी है भाई, तो ऐसा तरीका लेकिन ऐसे से कौन चलता है? पहाड़ी में चढ़ने लगे। अच्छा आगे रुक जाओ। तो कहानी समझ में आई कुछ? पहले जल्दी से बताओ। तो पोल पर g की वैल्यू बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? इवन अर्थ के शेप की वजह से वैल्यू चेंज होती है। तो हमने हेडिंग क्या लिखा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ g, कि g की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या मिला? शेप ऑफ अर्थ। लिखो फर्स्ट फैक्टर, शेप ऑफ अर्थ। लिखा? इसके आगे डैश लगा के लिखो। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, क्या कहते हैं? फ्लैट। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैट। फ्लैट नहीं जानते क्या? फ्लैट नहीं फ्लैट तो पता है। सुनिए इतना हंसती नहीं थी मेरी सुनती। देखो तेरे पास ही बैठती है, पागल हो जाएगी वो भी। ये हंसती रही थी, ये देखो अगर ये लड़की पागल हो गई तो जिया इसकी दोषी है।
on the poles. It is flat on the poles. So value of G is highest at poles. Is highest at poles and lowest at equators. Equator. क्या हो गया ये? क्यों ऐसे? ऐसे क्यों ऐसे? value of G is highest at poles and lowest at equators. लिख दिया lowest at equators. समझ में आ गई कहानी पूरी? तो शेप क्योंकि परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसी वजह से वैल्यू चेंज होती है. सेकंड फैक्टर है ये वाला. सेकंड फैक्टर लिखो ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी, अरे बस ये लिख दो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ये लिखो सेकंड फैक्टर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. सेकंड फैक्टर लिखेंगे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब थोड़ी मोटी सरफेस नहीं, बहुत ज्यादा. कितनी ज्यादा? हवाई जहाज, जहाँ हवाई जहाज उड़ता है यहाँ नहीं उड़ सकता. कहाँ उड़ता है हवाई जहाज? आइनोस्फीयर में, बादलों से भी ऊपर. स्टेटस. हाँ स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रैटोस्फीयर. हाँ, बादलों से ऊपर उड़ता है. क्यों उड़ता है? क्योंकि बादल का डिस्टर्बेंस ही ना हो, बारिश ही ना पड़ेगा. समझ रहे हो नहीं? बादलों के ऊपर उड़ता है हवाई जहाज. तो काफी दूर उड़ता है. कितना? लगभग 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर की वजह तो कुछ भी नहीं. तो वहाँ भी कुछ खास करनी पड़ेगा. क्या क्या किसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ? कुछ नहीं. किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं? रेडियस कहाँ से नापते हैं? सेंटर से. तो सेंटर से रेडियस कितनी है? 6400, 6400. और इससे 1 किलोमीटर चले जाओ तो फर्क पड़ा कहाँ से? 6400 में एक और जोड़ दिया, 6401. तो कुछ खास फर्क थोड़ी ना पड़ा. बोलो. लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चले जाएं तब क्या होगा? तब तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? भाई 6400 में 200 जोड़ोगे तब तो कुछ दिखेगा ना, थोड़ा बहुत फर्क. 400 जोड़ोगे तब तो दिखेगा ना. मान लो तुम किसी दूसरे जगह चले गए, दूसरी जगह चले गए, मतलब बहुत ऊंचाई पर चले गए, तब क्या होगा? जी की वैल्यू बदल जाएगी. ठीक है, बोलो. तो ये है हाइट. तो पहाड़ वाली बात भी थोड़ी सी सही है. पहाड़ भी लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? किलोमीटर तो खैर क्या होते हैं, कुछ मीटर्स हो सकते हैं. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होते. पता है ना? 8000. माउंट एवरेस्ट कितना? 8000 समथिंग मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर के आसपास. तो 8 किलोमीटर का थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा. ठीक है. तो पहाड़ों पर भी वैल्यू चेंज होती है. तो आंसर तो यस बताओगे. भले थोड़ी सी होती है लेकिन होती तो है. क्यों होती है? क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई. अब हाइट का क्या लेना देना है? देखते क्या लेना देना है. तो ये है अर्थ का सेंटर. और ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस बार बिल्कुल पास नहीं है, थोड़ा ऊंचा है, एम मास का. मान लो अर्थ की सरफेस से एच ऊंचाई है, एच हाइट पर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, व्हाटएवर. क्लियर है? यहाँ पर ग्रेविटी क्या? जी होगी. एक पिछले चैप्टर में सवाल आया था और मैंने कहा था ये यहाँ जी की वैल्यू बदल जाएगी. बताया था कुछ? जो उसने बोला था कि आर, हाँ एच आर बाई 2 हाइट पर है, तो मैंने कहा था ये यहाँ जी की वैल्यू 9.8 नहीं लगेगी. तो उसका आंसर तुम्हें यहाँ मिलने वाला है. क्योंकि जो आर है, आर बाई 2 है, वो आर के कंपैरिजन में छोटा मोटा तो है नहीं. उसको तो ऐसा तो नहीं नेगलेक्ट कर देंगे, उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना. अब बताओ जरा यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पर इस कंडीशन में जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत किसी को नहीं चाहिए. टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आर ई प्लस एच. क्लियर है? यस सर. तो एफ बराबर क्या होता है? एम जी डैश. अब मैं जी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और डैश पे लिखा हुआ तुम्हें बताया क्योंकि अब जी नहीं बचे, अब चेंज हो गई वैल्यू. ठीक है ना? इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर. एम से एम गया तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम ई आर ई प्लस एच. तो कम हो रही है कि नहीं हो रही? अगर हाइट ज्यादा, जी कम. कोई दिक्कत? और तुमने एक बात और देखी जी की इंटरेस्टिंग बात. क्या इंटरेस्टिंग बात देखी कि जी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हमेशा, अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं देता हूँ. एक पत्थर है, मोटा सा पत्थर, मोटा सा नहीं मतलब पतला सा पत्थर है, लेकिन उसका मास बहुत ज्यादा है. पत्थर है तो मास ज्यादा है.
5 किलोग्राम। और एक छोटा सा पत्थर है आधे किलोग्राम का, 500 ग्राम का। मैं बोल रहा हूँ एक सुन तो रही, एक 5 किलोग्राम का पत्थर है, तो एक 5 किलोग्राम का पत्थर है, एक आधे किलोग्राम का पत्थर है। दोनों को अर्थ की हाइट से यहाँ से एक साथ फेंका गया। ध्यान से बात को सुनना, दोनों की डायमेंशन लगभग सेम है, मतलब ऐसा कोई ऊंचा बड़ा नहीं। एक पत्थर मान लो कॉटन का है, कॉटन का एक गोला बना रखा है, और कॉटन का गोला बना रखा है ना, 1 किलोग्राम का मान लो, और एक पत्थर एक्चुअली डायमेंशन सेम है, पत्थर भारी होगा। हाँ वो 1 केजी का होगा जो पत्थर है। एक कॉटन का गोला बना रखा है, कॉटन रुई कॉटन, एक कॉटन का गोला बना रखा है, और एक पत्थर का। तो रोड क्या है, रोड कौन बोला है, रोड। तो एक कॉटन का गोला बना रखा है, एक पत्थर है, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो बताओ कौन भारी होगा। ऑब्वियसली पत्थर भारी होगा ना, तो पत्थर 5 किलो का है ऐसा मान लो, और वो 1 किलोग्राम का है। दोनों का मास अलग अलग है, डायमेंशन सेम है, उनको एक हाइट से छोड़ा जाता है। कौन पहले गिरेगा? मेरे को नहीं पता, कैसे पता? क्योंकि वो भारी है। लेकिन तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि दोनों एक साथ गिरे। सुना? कहाँ सुना? हाँ मैंने भी सुना है कि पत्थर अब तो है बोला तो पत्थर। आए सर मैंने इनके मास के बारे में सुना था, बराबर होंगे ज़्यादा ले लिया तो। हाँ आपने बताया था सच्ची में। देखो सर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव। तो ये रहा एक मास, ये रहा दूसरा मास, ये बहुत छोटा सा है, और ये तुम्हें दिख रहा है, ये नीचे देखो। अब दोनों को एक साथ एक टाइम पर छोड़ना है, लेकिन मैंने एक टाइम पर नहीं छोड़ा। मेरे को तो हो जाए। सॉरी फॉर दैट। अब दोबारा से एक साथ एक टाइम पर, कौन पहले गिरा? दोनों साथ। दोनों साथ में गए। आगे कहानी समझ में? तो दोनों साथ क्यों गिरे? क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों पर लग रहा है सेम, धरती माता दोनों से बराबर प्यार है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आई बात समझ में? कितना एक्सेलरेशन लग रहा है दोनों पे? 9.8। और तुम्हें पता है टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस दोनों की सेम थी, सर हम भी गिरेंगे, मार्केट गिरेगा। हम भी गिरेंगे, मार्केट दोनों साथ गिरेंगे, लेकिन तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम ही जानोगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया s = ut + ½ at² कोई दिक्कत? और जीरो ड्रॉप किए गए तो u 0, डिस्टेंस सेम है दोनों की, एक्सेलरेशन सेम है, तो टाइम सेम आया कि नहीं आया? यस सर। इसलिए दोनों साथ गिरते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। तो पत्थर मत बताना आंसर, ठीक है? ये सवाल आ भी सकता है MCQ। एक पत्थर और एक दूसरी कोई चीज भारी भारी सी, एक भारी एक हल्की, दोनों साथ अगर एक ही टाइम पर, ऐसे नहीं एक देर छोड़ो फिर तो पहले वाला पहले गिर जाएगा। तो जो पिक्चर में दिखाते हैं बकवास दिखाते हैं, कोई सीन याद आ रहा है? हाँ मैं वही सोच रहा था। कौन सा? वो एक लड़का गिरता है फिर एक लड़की गिरती है, देखा है? एक लड़का पहले लड़की गिर जाती है, फिर वो लड़का ऐसे जो बाकी है लोगों को सुसाइड करती है उसका दुपट्टा ऊपर ना? तो ये है बकवास। दुपट्टा तो चलो रह भी सकता है, उसमें क्यों दुपट्टा का क्या कारण है? एयर का फ्रिक्शन, एयर का रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है एयर की वजह से। लेकिन वैक्यूम में अब तुम कह सकते हो कि पंख, एक पत्ता या पेपर, और मार्केट डाल के रहेगा, पेपर तो ऐसे गिरेगा लहरा लहरा के मेरे से, हैं? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि धरती माता की दिक्कत नहीं है, उस पर क्या लग रहा है? एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, तो एयर ने उसको रोक लिया, उसका एरिया ज़्यादा था ना, एयर रेजिस्टेंस। अगर वो दोनों वैक्यूम में गिराए जाएं साथ में तो साथ में आएगी बात समझ में? यस ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो लिख लो इसको, मतलब डायग्राम को बना लो, सर। धरती बना लो बड़ी सी, और उसके ऊपर छोटा सा मास। डायग्राम बना, लिखना कुछ मतलब मगर देखो 1 + x की पावर n, ध्यान सुनना, 1 + x की पावर n, ये होता है 1 + nx। सिंपल n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा नहीं होता। कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तब होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम। मैंने कहा था न्यूटन मैथ में घुस गया, न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फीस देनी थी मुझको। बहुत जल्दी याद आ गया। सर तब कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं दे पाई मैं। वापस चली गई? नहीं क्या करेंगे? मैं तो सर नर्सिंग कर रही हूँ। कहाँ से? शुभारती। मेरठ से। हाँ थैंक यू सर।
एक से बहुत कम हो तो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखो चेप रुक जाओ, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अब देखो तुम्हें एक मैथ में काम आएगा, पूछा 1.001 की पावर 1000 का आंसर बताओ। अब ऐसा तुम करते करते मर जाओगे, 1.001 को 1000 बार गुणा करते करते। अब देखो न्यूटन ने कितना, न्यूटन को चाहे दिक्कत आ रही होगी, उसने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो क्या बनाया उसने, लिखो इसको 1 को 0.0001 की पावर 1000। बताओ क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हाँ, हाँ क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है। तो लगा दो, क्या फॉर्मूला है? 1 कैसे रहेगा, प्लस n x 1000 इंटू, तो क्या बचा 0.1, तो आंसर आ गया 1.1। आगे बात समझ में? तो किस तरह से लगानी है और कब लगानी है ये भी सोच लेना। जब x की वैल्यू 1 से कम, तब ये काम करेगा। ओके, यस सर। तो एक डब्बे में लिखो डिजिट, अबे रीराइट कर दो, अनडू कर दो। तो देखो ये बॉक्स में लिख दो न्यूटन बाय न्यूटन थ्योरम। पागल ना जाओ यार, तुम्हें एक दिन डांटना पड़ेगा, तुम्हें मेरा दूसरा लोग देखा भी। नहीं समय शांत वो पूछे दिक्कत की थी। मेरे को रील्स बनाता। ये काम आएगा, देखिए बॉक्स में लिखना ही है, ये इससे अलग टॉपिक है, मतलब ये इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सर जो न्यूटन था वो बाद में गॉड देखो आप सर आपने बोल हाँ दिया हाँ, जो न्यूटन था वो गॉड, वो गॉड पे बिलीव करता था और मूर्ति भी लेता था ना। क्या तो खुद ही कुछ बात सोच के खुश हो गई, हमें बताने की जरूरत नहीं। ठीक क्या है, सर आधे आधे गुड़ आ रहे हैं। तुम्हारी बात नहीं, खुद ही खुश हो गई इस बात से। लिख दी ना ये बात। क्या बात वो पागल क्या पागल चुके ना फिर क्यों देखो G डैश ये हो गया, अब ध्यान सुनना जरा एक मिनट, GME, बहुत ध्यान से। अब ये जो है यहाँ से मैंने देखो RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड करा, देखो क्या ये बचा गया, ध्यान से देखो और बताओ, RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड, RE अपॉन RE 1 प्लस H अपॉन RE। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो G डैश ये हो गया GME अपॉन RE स्क्वायर, RE स्क्वायर। ऐसा क्यों करा पता लग ही गया होगा अब तक, नहीं लगा तो देख लो, RE प्लस क्योंकि ये कुछ कुछ होता है। ये हमारा हाँ, होता है कि नहीं जी, F जी होता है जी ये क्या होता है G, ये तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ सरफेस पर इतनी तो वैल्यू होती है, तो G डैश की वैल्यू कितनी आ गई, G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का सर ऐसे नहीं कर सकते, कैसे? RE प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, फिर वहाँ से रख दिया। क्या कुछ क्या नहीं। बोल रहे हैं RE प्लस तो भाई देख लो, नहीं समझा देखो समझ आ गई बात। RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड, ऐसा क्यों किया, जिससे G बन जाए, यस क्योंकि फिर G की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मॉस ऑफ अर्थ रखना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, तो 9.8 रखना है और H की वैल्यू रखनी है, RE बताइए। क्लियर है? अच्छा, लिखिए, मैं यही बनाने के लिए गया तो ये इसी से नहीं बनाया। था। सर इससे ये पता लगा कि हम एन पे डिपेंड नहीं करते एच पे। हाँ, इससे ये भी पता लग रहा है कि वो एम पे डिपेंड नहीं करेगी, उससे ये भी पता लग रहा है कि वो हाइट पर डिपेंड कर रही है, प्लस H, हाइट बढ़ रही है तो वो कम हो रही है। H is very less than radius of Earth, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये लगेगा। तो G डैश ध्यान से देखना, G 1 प्लस ध्यान से H अपॉन RE की पावर -2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे x स्क्वायर था, ऊपर आके x की पावर -2 हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। 2 मिनट में जाना, ऊपर जाके -2 हो गई,
बोलो आप देखो न्यूटन का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n हाँ हाँ मल्टीप्लाई जाएगा लगा सकते हैं नहीं क्योंकि मैंने क्या बोला h की वैल्यू कम है r e की वैल्यू ज्यादा है तो ये 1 से कम आएगा नहीं आएगा मान लो h की वैल्यू 10 है r e 6400 है 6400 आएगा नहीं 1 से कम बोलो यस सर तो हमने पहले लिख दिया कि h अगर r e से बहुत कम है तो न्यूटन की बाइनोमियल थ्योरम लगा दो हाँ तो 1 प्लस x की पावर n कितना होता है 1 प्लस nx NX तो g डैश कितना हो गया g 1 माइनस 2 h अपॉन r कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस x की पावर n कितना हो गया 1 प्लस nx n की वैल्यू कितनी है माइनस 2 x ये पूरा है अच्छा हाँ समझे या नहीं जल्दी बताओ समझ गए समझ गए लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है जब h बहुत छोटा हो आगे अदरवाइज ये लगाना इसको भी पूरा यहाँ तक आता है सेट तो इसमें छोटा है ना हाँ h छोटा है तभी लगाना